हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं भारती कौशिक लूसेंट कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम जनरल कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाने वाले जीके सेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और देखते हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आप चाहें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक या इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं एक गैलेक्सी की इमेज। अब गैलेक्सी क्या होता है, लेट्स सी कि गैलेक्सी क्या है। अनंत तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं, यानी कि मैं कह सकती हूं कि ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज गैलेक्सी। हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में देयर आर सेवरल गैलेक्सीज, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, जिनमें से एक गैलेक्सी पृथ्वी की है, यानी कि ऐसी गैलेक्सी जिसमें पृथ्वी है। तो हम कहेंगे कि गैलेक्सी क्या होता है, तो आप कहेंगे कि G फॉर गैलेक्सी और G फॉर ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी कि गैलेक्सी क्या होता है, अनंत तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। आप इमेज में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाए कि गैलेक्सी की खोज किसने की, तो आप बताएंगे G फॉर गैलेक्सी, G फॉर गैलीलियो। तो इजी हो जाएगा आपके लिए याद करना कि ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी की खोज किसने की, गैलीलियो ने की। अब देखिए, अगर यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं तो उनमें से हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि हमारी गैलेक्सी को बोलते हैं मिल्की वे। अब मिल्की वे हिंदी में मिल्क यानी कि दूध, तो इसे कहेंगे दुग्ध मेखला। तो हिंदी में हम इसे कहेंगे दुग्ध मेखला, ठीक है। इसे आकाश गंगा भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, आकाश गंगा के नाम से भी ये जानी जाती है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछे कि बताइए हमारी मंदाकिनी का आकार कैसा है। तो आप यहां देखिए बड़े ध्यान से कि हमारी मंदाकिनी का आकार इस प्रकार से वर्तुलाकार है, यानी कि इट इज स्पाइरल इन शेप। ये जो अनंत तारों का समूह है इसका आकार कैसा है, तो आप वहां कह सकते हैं दैट इज वर्तुलाकार, यानी कि इंग्लिश में हम उसे कहेंगे स्पाइरल इन शेप। अगर कोई ये पूछे कि हमारे अगर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, तो मिल्की वे के सबसे नजदीक मंदाकिनी कौन सी है, तो वहां आप आंसर दे सकते हैं दैट इज एंड्रोमेडा, ठीक है। तो ये कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस हो गए जो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि ये गैलेक्सी है, ठीक है, और इस गैलेक्सी में अगर हम बात करें सौर मंडल की, सोलर सिस्टम की, तो सोलर सिस्टम कहाँ है, यानी कि इसके शीर्ष पर हम कह सकते हैं, मान के चलते हैं ये एक तारा है और इसके चारों ओर आकाशीय पिंड क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कैसे, ठीक है। सौरमंडल, अगर हम बात कर रहे हैं सौरमंडल की, तो सौरमंडल क्या है, तो सौरमंडल सौर परिवार है, यानी कि सूर्य का परिवार है। अब सूर्य का परिवार जिसमें कौन कौन आता है, सूर्य आता है, सभी ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, ठीक है, और धूमकेतु, ठीक है। अब यहां जानना जरूरी है कि ग्रह क्या होता है। देखिए, मैं कह रही हूं कि सूर्य के चारों ओर निश्चित पथ पे, ठीक है, सूर्य के चारों ओर निश्चित पथ पे जो आकाशीय पिंड परिक्रमा कर रहे हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। और अगर ग्रह की परिक्रमा जो कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, उपग्रह होंगे, ठीक है। एक चीज और देखनी है हमें कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। तो आप बता सकते हैं कि आवर सोलर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स, राइट। अब ये जो 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों पर उपस्थित तत्व, ठीक है, इनकी वजह से इन सभी के कलर कैसे हैं, अलग अलग हैं, यानी कि इनके भिन्न भिन्न रंग हैं। चलिए एक बार और अच्छे से हम इमेज के थ्रू समझते हैं। अगर हम इमेज की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स किस तरीके से हैं। अगर मैं प्लैनेट की बात करूं, सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है, तो सबसे पहले नंबर पे 8 प्लैनेट्स में से जो आता है वो है बुध, यानी कि मरकरी। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम कहेंगे तो उसे शुक्र कहेंगे। तीसरे नंबर पे आती है पृथ्वी, यानी कि अर्थ, और चौथे नंबर पे हम कहेंगे मंगल। ये जो
जो 4 प्लैनेट हैं जो मैंने शुरू में कहा, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये हमारे इनर प्लैनेट्स यानी कि इंटीरियर प्लैनेट्स कहलाते हैं। ठीक है, इंटीरियर प्लैनेट्स के अलावा हम इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कह सकते हो, हिंदी में कहेंगे तो पार्थिव ग्रह के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बाकी के 4 की बात करूं यानी कि जुपिटर, जैसे हिंदी में हम बृहस्पति कह रहे हैं, बृहस्पति, सैटर्न यानी कि शनि, यूरेनस अरुण के नाम से जाना जाता है हिंदी में, और नेपच्यून की बात करूं तो ये वरुण के नाम से जाना जाता है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों हमारे कैसे प्लैनेट्स हैं, तो आप कहेंगे ये चारों एक्सटीरियर प्लैनेट्स हैं यानी कि बाह्य ग्रह हैं। अब मैंने कहा कि सूर्य के चारों ओर निश्चित पथ पे परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब किस दिशा में करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सभी आकाशीय पिंड पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन इनमें से कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। दूसरी चीज देखते हैं, हमें कैसे क्रम याद करना है, मरकरी, वीनस, अर्थ। तो आप एक्रोनिम ट्रिक को हमेशा यूज कर सकते हैं जब भी आपको बहुत सारे नाम याद करने हो, तो M, V, E, M, J, S, U and N। तो आप सेंटेंस बना सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रिक के थ्रू इसे याद कर सकते हैं। तो अभी हमने जाना कि सोलर सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, कैसे ग्रहों का क्रम है। अब एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन अगर पूछेगा सोलर सिस्टम में से, तो यूजुअली हमें सबके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम उसके सभी आंसर्स का, क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। नाउ सी, अगला देखते हैं। सूर्य, अगर हम सौर मंडल पढ़ रहे हैं तो सौर मंडल में सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है हमें सूर्य के बारे में यानी कि परिवार का मुखिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें सौर मंडल की, तो देखिए सौर मंडल के केंद्र में स्थित है सूर्य। ठीक है, दूसरी चीज ये क्या है, एक तारा है। ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने कहा था अनंत तारों का समूह मिलकर गैलेक्सी बनाता है, तो उन अनंत तारों में से एक तारा, प्रमुख तारा कौन सा है, सूर्य है। और इसी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से जितने आकाशीय पिंड, पृथ्वी या अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो वो क्या हो गया, मिलके सौर मंडल बनाएंगे। अब हम कहें कि हमारी पृथ्वी पर जलवायु या मौसम परिवर्तन किस वजह से होता है, तो सूर्य की वजह से होता है। सूर्य को और अच्छे से समझने के लिए हम एक बार इमेज में देखते हैं कि सूर्य कैसा है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि सूर्य का जो बीच का भाग हम देख पा रहे हैं, जो दीप्तिमान सतह है जहां से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, उसे हम प्रकाश मंडल कहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हम उसे क्या कहेंगे बेटा, प्रकाश मंडल कहेंगे। जब भी कभी प्रकाश लिखा हो आप हमेशा रूट वर्ड यूज कीजिएगा फोटो, तो इसका मतलब हम इसे फोटोस्फीयर कह सकते हैं। राइट, दूसरी चीज, अगर मैं इसके आउटर लेयर से थोड़ा सा कलरफुल की बात करूं तो ये ऑरेंज कलर यानी कि रेड सा कलर एमिट करता है, और ये जो भाग होगा इसका कलरफुल भाग, हम कलर के लिए हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं वर्ण, तो हम इसे बोलेंगे बेटा वर्ण मंडल। ठीक है, अब वर्ण शब्द जब भी कभी आ जाए तो आप उसके लिए रूट वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश में क्रोमो, तो आप इसे कहेंगे क्रोमोस्फियर। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके आउटर लेयर की, जब कभी आप एक्लिप्स में देखते हैं तो आउटर लेयर्स आपको दिखाई देती हैं, गोल्डन कलर का एक रिंग दिखाई देता है, और गोल्डन कलर का जो रिंग बनेगा, जो एक आउटर पार्ट होगा सन का, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सूर्य किरीट कहते हैं, सूर्य किरीट। अब देखिए इसी को इंग्लिश में कोरोना भी कहा जाता है। दैट्स वाई जो वायरस आजकल चल रहा है इसका नाम कोरोना क्यों रखा गया है, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर इसका स्ट्रक्चर दिखाई दिया था वैसा। ठीक है, दूसरी चीज आपसे और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखिए सूर्य एक तारा है जिसकी उम्र 5 बिलियन वर्ष है लगभग। ठीक है, और कहते हैं कि हम बात करें कि इसकी सतह का तापमान कितना है, तो आप बताएंगे 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपसे अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं कि सूर्य का मुकुट किसे कहते हैं,
तो आप आंसर देंगे सूर्य किरीट को सूर्य का मुकुट कहते हैं। ठीक है, अगर पूछ रहा है कि वर्णमंडल किसे कहते हैं, तो सूर्य का जो रंगीन भाग है उसे वर्णमंडल कहते हैं। मैं आपको एक बार सोलर सिस्टम में कंप्लीटली एक बार सारी चीजें दिखा देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, आप क्लियरली देखिए कि कैसे सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। देखिएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो सूर्य के चारों ओर निश्चित पथ, ये जो निश्चित पथ है इसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, यानी कि ग्रह कक्षा बोलते हैं। आप यहाँ बड़े ध्यान से देख सकते हैं कि सभी ग्रहों की अपनी एक निश्चित पथ है, यानी कि अपनी ग्रह कक्षा है जिसमें वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और अगर वो अपनी धुरी पर घूम रहे हैं तो उसे हम घूर्णन कहेंगे, यानी कि रोटेशन कहेंगे। चलिए, अब इसके अलावा हम आगे कुछ चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। लेट्स सी, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, हमने सूर्य के बारे में बात की, और अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट उसकी, तो सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश को आने में कितनी देर लगती है? तो सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे लगभग 8 मिनट। ठीक है, लगभग 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है। दूसरी चीज, ये कैसा है? तो आप बताएंगे हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। और सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है, पौधे उसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। बुध की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला ग्रह सूर्य से क्रम में सबसे पहले नंबर पे कौन सा ग्रह आता है? बुध आता है। मैंने पूरी इमेजेस यूज की हैं कि आपके माइंड में इमेजेस देखकर एकदम सारे कैरेक्टरिस्टिक सेट हो सके। ठीक है, अगर फिर भी आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ लीजिएगा। देखिए, बुध क्रम में सबसे पहले है तो हमने कहा सूर्य के सबसे निकट है। दूसरा, सबसे छोटा ग्रह है, यानी कि आकार में सबसे छोटा है। अब इसका कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है निश्चित पथ में, वो ग्रह है। और अगर मैं कह रही हूं कि जो ग्रह की परिक्रमा कर रहा है वो क्या है बेटा? उपग्रह। तो बुध एक ऐसा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि इसकी घूर्णन और परिक्रमण गति बहुत ही तीव्र है, जो कि 88 दिन में सूर्य की पूरी परिक्रमा पूरी कर लेता है। दूसरा देखें कि यहाँ पे खास बात जानने की है कि दिन जो होते हैं वो अत्यधिक गर्म और रातें बहुत ही बर्फीली होती हैं, यानी कि टेम्परेचर में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कि दिन का टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस होता है और रात के टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो -173 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, विनस की बात करते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे पास विनस है। अब विनस के लिए वो वर्ड यूज किया जाता है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम। अगर सूर्य के सबसे निकटतम पूछ रहा है तो आप बताएंगे मरकरी। अगर पृथ्वी के सबसे निकटतम पूछ रहा है तो हमें उत्तर देना होगा शुक्र, क्योंकि एग्जाम में जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही आंसर दें। जल्दबाजी में गलत आंसर बिल्कुल ना दें। ठीक है, क्योंकि जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, ऐसे एक एक नंबर से आप पास होते हैं। ठीक है, देखिए, सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर आता है, यानी कि दूसरे। अब इसे ध्यान रखेंगे कि हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं, यानी कि सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य उदय के समय या सूर्य अस्त के समय ये तारे के रूप में आकाश में दिखाई प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसे सांझ का तारा या भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहा है। ठीक है, ये सबसे गर्म ग्रह है। अब सबसे गर्म क्यों है? देखिए, अगर हम बात करें सबसे गर्म क्यों है तो हमें जानना है कि इसके वायुमंडल पे 90 से 95%, 90 to 95% CO2 है। ठीक है, दूसरी खास बात याद रखेंगे कि इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल घेरे हुए हैं। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शुक्र के चारों ओर किस चीज के बादल उसे घेरे हुए हैं, तो आपको आंसर देना होगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखेंगे कि इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। जैसे बुध का कोई उपग्रह नहीं है, ऐसे इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अक्सर जितने भी आकाशीय पिंड हैं, ग्रह हैं, वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं शुक्र की बात करूं तो ये पूर्व से पश्चिम
पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है। आप याद रखिएगा क्योंकि ये इसका एक अलग से यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसे पृथ्वी की बहन यानी कि सिस्टर प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि आकार में, भार में ये आकाश से जब अंतरिक्ष में देखा जाता है तो बिल्कुल पृथ्वी के जैसा दिखाई देता है, इसीलिए क्या नाम दे दिया, सिस्टर प्लैनेट यानी कि पृथ्वी की बहन कह दिया। ठीक है, अगला देखते हैं हम। ये हमने एक स्ट्रक्चर देखा किसका, वीनस का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी। अब देखिए, ऑब्वियसली हम कहेंगे कि सबसे अद्भुत प्लैनेट जिस पर जीवन संभव है। क्यों है, कैसे है, वो जरा जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो आप बताइएगा कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। दैट मीन्स वी कैन से दैट अर्थ इज 23.5 डिग्री tilted on its axis, right? And what angle does it make? It makes an angle of 66.5 डिग्री, right? तो हम बताएंगे कि अपने अक्ष के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए, हमने कहा कि ग्रह की 2 गति हैं। कौन कौन सी? एक अगर मैं बात करूं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, तो आप वहां आंसर दीजिएगा केपलर ने दिया। ठीक है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, केपलर ने दिया। गति 2 प्रकार से है। आप कह सकते हैं यदि वो अपनी धुरी पर घूमता है तो उसे घूर्णन यानी कि रोटेशन कहते हैं, और जो वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तो वो परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन कहलाता है। अब यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर दिन रात किस वजह से हो रहे हैं, तो आप बताएंगे घूर्णन की वजह से, क्योंकि जो हिस्सा, अगर मैं आपको दिखाऊं कि देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं पृथ्वी। अब सन की जो लाइट पृथ्वी पर पड़ रही है उस वक्त क्या होगा, डे होगा, लेकिन जिस हिस्से पर पृथ्वी लाइट नहीं पड़ रही है वहां पर क्या होगा बेटा, नाइट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि दिन रात किस वजह से हो रहे हैं, तो आप याद रखेंगे कि दिन रात यहां पे घूर्णन गति के कारण हो रहे हैं। और अगर मौसमीय बदलाव पूछ ले यानी कि ऋतु परिवर्तन पूछ ले तो वो परिक्रमण की वजह से होते हैं। कैसे, मैं अभी समझाती हूं। उससे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, क्योंकि जो ग्रह की परिक्रमा लगाता है क्या है, तो आप देखेंगे चंद्रमा। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर मैं चंद्रमा की बात करूं तो आप इसकी सतह देखिए, उबड़ खाबड़ यानी कि एक्सप्लेन सरफेस नहीं है। ठीक है, गड्ढानुमा आकार है। दूसरी चीज हम ये कहेंगे कि चंद्रमा के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें अध्ययन करना होगा, और अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप आंसर दीजिएगा कि चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सेलेनोलॉजी। जब भी कभी लॉजी वर्ड आप लास्ट में देखें तो समझ जाइएगा कि लॉजी का मतलब अध्ययन करना है। ठीक है, दूसरी चीज, यहां पर धूल के मैदान हैं तो इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया, शांति सागर हो गया। ठीक है, तो इसे शांति सागर भी कहा जाता है। क्लियर ये बात। हम कहेंगे कि इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। अब जीवाश्म ग्रह क्यों कहते हैं, इसका आप आंसर ढूंढ के फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चंद्रमा के बारे में हमने जाना कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह है। इसके अलावा इसके अध्ययन को हम सेलेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और मैंने कहा कि इसका दूसरा नाम शांति सागर है और इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, जरा देखिए एक बार। पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो उसे उपसौर कहते हैं यानी कि पेरिहीलियन कहते हैं। जब ऐसी अवस्था जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होगी, मिनिमम होगी, उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, उपसौर कहेंगे। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी यानी कि ज्यादा दूर होगी, सबसे दूर, तो हम उसे सूर्योच्च भी कहते हैं और अपसौर भी कहेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं उपसौर क्या है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक है, और उपसौर क्या, अपसौर क्या है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर है, और उपसौर क्या है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक है। दूसरी चीज, आप
आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है या दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। आपको पता है कि गर्मियों में दिन की जो ड्यूरेशन है, यानी कि दिन लंबे होते हैं, ड्यूरेशन ज्यादा होती है, रातें छोटी होती हैं। और अगर मैं सर्दियों की कहूं तो सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रातों की ड्यूरेशन कैसी होती है, लंबी होती है। तो देखिए, हमें यहाँ पे कंसेप्ट समझना होगा, एक चीज याद रखनी है जहां से अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री यानी कि लंबवत पड़ती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जिसे हम समर सोलिस्टाइस कहते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का दिन जो होता है, दिन की अवधि सबसे ज्यादा होती है, सबसे लंबी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है तो आप कहेंगे 21 जून। तो मुझे पता है कि याद कैसे करना है, ये आप सोच रहे होंगे, मैं करा रही हूं। देखिए, अगर मैं बात करूं समर की, समर यानी कि गर्मियां, तो जब भी आप सोचेंगे कि गर्मियां सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कब पड़ती हैं, क्योंकि हम कहाँ पे हैं, उत्तरी गोलार्ध में हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ गर्मियां सबसे ज्यादा कब पड़ती हैं, तो आपके माइंड में एकदम जून आएगा, ठीक है, क्योंकि जून में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, इसीलिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में अक्सर जून में छुट्टियां पड़ती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा कि समर सोलस्टाइस यानी कि समर गर्मी कब होती है, जून में होती है, तो इसका मतलब लंबा दिन कब होगा, 21 जून होगा। अगर कह रहा है कि 22 दिसंबर को मकर रेखा यानी कि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, ठीक है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, तो उसे विंटर सोलिस्टाइस कह रहे हैं, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। अब कैसे याद करेंगे, बिल्कुल आप याद करेंगे द से दक्षिणी, द से दिसंबर, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होगा, दिसंबर में होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है 22 दिसंबर, ठीक है। दूसरा, 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, ठीक है। इस कारण पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि समान होते हैं, 12-12 घंटे के होते हैं। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, हम याद रखेंगे कि स से समान और स से सितंबर, स से समान, समान मतलब बराबर, ठीक है, और मैंने कहा स से सितंबर, तो आपको याद हो जाएगा दैट इज 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा संपूर्ण पृथ्वी पर बराबर दिन कब होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर। और अगर पूछे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, तो आप कहेंगे 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, तो द से दक्षिणी, द से दिसंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप याद भी कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं मंगल ग्रह के बारे में। अब मंगल ग्रह की जहां हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात हमें जाननी है कि इसके 2 उपग्रह हैं, जिसे फोबोस और डीमोस कहेंगे, ठीक है, इनका नाम है फोबोस और डीमोस। दूसरी चीज, सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया और सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी कहां पर है, मंगल ग्रह पर है। तो इस ग्रह का रंग कैसा है, लाल है। अब लाल क्यों है, क्योंकि इस पर उपस्थित है आयरन ऑक्साइड। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि इस पर कौन सा तत्व है जिसकी वजह से मंगल ग्रह का रंग लाल है। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं, हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आप मंगल ग्रह देख सकते हैं, ठीक है। मंगल ग्रह कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और जहां तक बात है इसके उपग्रह की, तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इसके 2 प्रमुख उपग्रह हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसके 2 प्रमुख उपग्रह हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आप फोबोस देख सकते हैं और यहाँ डीमोस देख सकते हैं। तो ये मंगल ग्रह के 2 प्रमुख उपग्रह हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। बृहस्पति, अभी तक हमने बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बारे में पढ़ा, जो कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, इंटरनल प्लैनेट्स हैं। ये पत्थर चट्टानों के बने होते हैं, ठोस पत्थर चट्टानों के। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की या शनि की, अरुण या वरुण की, तो ये एक्सटीरियर प्लैनेट्स हैं, जिन्हें जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ये गैस के बने हैं। अब देखिए यहां से हमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप आंसर
आंसर देंगे कि बृहस्पति। दूसरा हो सकता है आपसे पूछ ले कि इसके कितने उपग्रह हैं, तो आप बताएंगे लगभग 79 इसके उपग्रह हैं। अब जैसे आपने पृथ्वी का याद किया कि चंद्रमा, आपने मंगल ग्रह का याद किया फोबोस या डीमोस, अब इसके 79 के नेम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि 79 में से जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है गैनीमेड। ठीक है, हम कैसे याद करेंगे वो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। देखिए, इंसान कभी भी उम्र से बड़ा नहीं होता। कैसे बड़ा होता है? उसके ज्ञान से बड़ा होता है। ऐसा पर्सनली मेरा मानना है कि इंसान उम्र से बड़ा नहीं होता, अपने ज्ञान से बड़ा होता है। तो बस यही हमारी ट्रिक छुपी है कि बड़ा उपग्रह कौन सा होगा? गैनीमेड। तो ज्ञान से हम ट्रिक से याद कर लेंगे गैनीमेड। ठीक है, देखिए इसके कितने उपग्रह हैं मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इमेज के थ्रू दिखा सकती हूँ। ये सबसे आकार में सबसे बड़ा है, और अगर हम बात करें इसके कितने उपग्रह हैं तो हमने जो 79 कहे, तो लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने ज्यादा उपग्रह इसके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए शनि, हमने कहा कि हम इसे सबसे दूर का ऐसा ग्रह जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा ग्रह है जो आप कहते हैं कि वलय वाला ग्रह, क्योंकि इसके चारों ओर धूल मिट्टी के कण, बर्फ के कण इस प्रकार से इसको घेरे हुए हैं कि चारों ओर एक रिंग दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार से छल्ला यानी कि वलय दिखाई देता है। दूसरी चीज, बृहस्पति के बाद आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। ठीक है, हम कहेंगे कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह, देखिए सबसे पहले जानना होगा सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह भी कौन सा है? शनि। इसके लगभग 82 उपग्रह हैं, जिन 82 में से टाइटन सबसे प्रमुख है यानी कि सबसे बड़ा है। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। देखिए, इस धारावाहिक की सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, इसका व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। मैं ट्रिक सिर्फ आपको याद कराने के लिए यूज कर रही हूँ। इसके अलावा मैं किसी भी धर्म, जाति या किसी अन्य का सभी का मैं सम्मान करती हूँ, तो प्लीज ध्यान रखेंगे। मैंने कहा कि जब हम आपस में कभी बात करते हैं, बोलते हैं कि समय खराब चल रहा है, तो पक्का शनि खराब होगा। ठीक है, और शनि खराब होगा, मैंने कहा समय खराब चल रहा है तो क्या होगा? शनि खराब चल रहा होगा। अब समय से हमने शनि को रिलेट कर लिया। ठीक है, किसी भी तरह हमने कोई भी सेंटेंस से हमने क्या किया? शनि को समय से रिलेट कर दिया। और समय देखने के लिए, टाइम देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं घड़ी का, और घड़ियों में घड़ी किसकी घड़ी? टाइटन की घड़ी। तो आपको याद हो जाएगा दैट इज टाइटन। ठीक है, दूसरा, इसका सबसे कम, मतलब आप कह सकते हैं सभी ग्रहों में सबसे कम घनत्व होता है, यानी कि जल से भी कम होता है, इसकी डेंसिटी वाटर से भी कम है। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि हम पानी पे अगर इसे रखें तो ये क्या तैरने लग जाएगा? तो दैट मीन्स इसका घनत्व कैसा है? बहुत ही कम है। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अरुण ग्रह के बारे में। देखिए, अरुण ग्रह की खोज जो की थी वो 1781 में विलियम हर्शल ने की थी, 1781 में। ठीक है, दूसरी चीज, एकमात्र ऐसा प्लैनेट जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपने परिक्रमा कक्ष यानी कि ऑर्बिट में लगातार सूर्य के सामने रहता है। कहने का मतलब है कि इसीलिए हम इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, द मोस्ट टिल्टेड प्लैनेट, क्योंकि जैसे पृथ्वी हमने कहा 23.5 डिग्री टिल्टेड है, तो इट इज वेरी मच टिल्टेड, ये बहुत ज्यादा टिल्टेड है। तो ये कैसा प्रतीत होता है? लेटा प्रतीत होता है। दूसरी चीज हम इसके बारे में और जान लेते हैं कि इसके वायुमंडल में मीथेन गैस यानी कि CH4 है। ठीक है, हम कहेंगे कि सूर्य से सबसे दूर है अरुण और वरुण, है ना, तो सबसे दूर तो वरुण होगा, लेकिन उससे पहले अरुण यानी कि यूरेनस की हम बात करें तो ये दोनों ही ग्रह बर्फीले ग्रह हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इसके चारों ओर 5 बहुत ही धुंधले वलय यानी कि रिंग्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ठीक है, सो हो सकता है आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन के वलय हैं, तो वलय सुन के आप शनि पे गलती से टिक मत कर दीजिएगा। यहां पे अगर आपको टिक करना है तो आपको अरुण पे टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुने और उसके बाद ही उसका आंसर दें। नेक्स्ट देखते हैं हम
वरुण ग्रह सूर्य से 8वां यानी कि सबसे लास्ट, सबसे दूर, द फार्देस्ट प्लैनेट कौन सा है? दैट इज नेपच्यून। और 1846 में जॉन गैले ने इसकी खोज की थी। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, आप कैसे याद कर सकते हैं कि जॉन गैले ने इसकी खोज की थी। देखिए, अभी कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी, डिशूम मूवी, जिसमें वरुण धवन की जोड़ी जो है जॉन अब्राहम के साथ बनाई गई थी। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि जोड़ी वरुण की किसके साथ बनाई थी? जॉन के साथ बनाई थी। ठीक है, तो उन दोनों का एक पेयर था, एक जोड़ी थी वरुण धवन और जॉन अब्राहम की, और जॉन अब्राहम से आप याद कर लेंगे जॉन गैले। तो इजीली आपको ये याद हो जाएगा कि वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? जॉन गैले ने की थी। दूसरी चीज मैंने कहा कि तीसरा ऐसा पिंड है जहां जागृत ज्वालामुखी है। इसके अलावा इसके चारों ओर शीतल मीथेन यानी कि ठंडे मीथेन के बादल पाए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार क्लियरली दिखाना चाहूंगी कि सबसे लास्ट हम इस प्लैनेट के बारे में पढ़ रहे हैं। इस तरह के प्लैनेट्स के बारे में जो भी हमने जाना कि ये सूर्य से सबसे दूर है, सबसे ठंडा है, तो हम एक बार पूरा सौरमंडल देख लेते हैं कि कैसे सभी ग्रह सूर्य की एक निश्चित पथ पे परिक्रमा कर रहे हैं, उनके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स उनको सबसे अलग बनाते हैं यानी कि यूनिक बनाते हैं, और कैसे इनके उपग्रह चारों ओर घूमते हैं। अब हमने देखा कि हमने 8 ग्रहों के बारे में पढ़ा, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि प्लूटो कहां चला गया? तो प्लूटो अभी भी अंतरिक्ष में है, लेकिन ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको एक बार बताती हूं, जरा देखिए। अगर हम बात कर रहे हैं यम की यानी कि प्लूटो की, तो 1930 में अमेरिकी एक खगोल शास्त्री ने इसके बारे में बताया था, क्लाइड टॉम्बर्ग ने। ठीक है, लेकिन सन 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जब प्लैनेट्स की डेफिनेशन दी तो कहा कि ग्रह कौन कहलाएगा? जो सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित पथ पे करेगा। लेकिन पाया गया कि प्लूटो अरुण और वरुण की कक्षा को यानी कि ऑर्बिट को इंटरसेक्ट करता है, काटता है। तो पहली चीज तो ये, और दूसरा ये कि इसका आकार चंद्रमा से भी छोटा है, इसीलिए इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। ठीक है, तो हम याद रखेंगे बेटा, इसे बौने ग्रह की यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट आप इसे कहेंगे, ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में हमने इसे डाल दिया। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में आपको सोलर सिस्टम से रिलेटेड सभी कंसेप्ट समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछें। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको बेहतर ढंग से समझा सकूं, इमेजेस के थ्रू आपके माइंड में पूरा कंसेप्ट बैठे और एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आप सभी आंसर्स दें। तो मेरी तरफ से मे यू ऑल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।